चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के पास है तो 1 साल बतौर चीफ जस्टिस, लेकिन लगता यह है कि वो बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। उनका एक विजन बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि वो चीज़ों को बदलना चाहते हैं। कहीं वो वकला को जुर्माने कर रहे हैं, कहीं पुराने केसेस जो कोई चीफ जस्टिस नहीं सुन रहा था वो दोबारा लगा रहे हैं। अब नई खबर ये आती है, कहते हैं कि जी अब तारीख पर तारीख नहीं मिलेगी, ये नहीं चलेगा, एक दिन नोटिस होगा, अगले दिन आपको दलाइल देने होंगे। अब इसी तरह का एक केस था जिसमें उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि काफ़ी ज़्यादा तादाद हो गई है ज़ेर इल्तिवा केसेस की, यहाँ तो 1 तारीख पर नोटिस और अगली तारीख पर दलाइल हो जाने चाहिए। मुज़म्मिल, आपको लगता है कि इंटेंशन बड़ी उनकी क्लियर है, क्या वो ये कर सकेंगे? इतना फरसुदा निज़ाम, ऑन एवरेज 10 साल केस है, 20-30 साल एक आम बात है कि केस चलता रहता है, लोग दुनिया से चले जाते हैं और पता लगता है उसके बाद फैसला आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और टास्क जो है वो कहते हैं ना हरकुलियन टास्क के, बहुत ही बड़ा जो है वो एक टास्क इन हैंड्स है चीफ जस्टिस साहब के। और तकरीबन 57,000 सुप्रीम कोर्ट में केसेस है पेंडिंग, बैकलॉग बहुत बड़ा है। इसके अलावा लोअर कोर्ट्स की भी सूरत हाल आपसे बेहतर कौन जानता है, इससे भी बुरी है। सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बेहतर है ना, नीचे तो लाखों सुप्रीम कोर्ट में फिर कुछ ना कुछ हम रिपोर्टिंग से और कवरेज से डिसिप्लिन बना लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जो लोअर कोर्ट्स का हाल है वो तो आम साइल ही नहीं बता सकते हैं, जहाँ पर अदालतों की दहलीज पे बहुत सी जिंदगियाँ लोगों की ज़ाया हो गई और इंसाफ नहीं मिला। तो इसमें रिफॉर्म जो है वो अनफॉर्चुनेटली एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर था, ये पार्लियामेंट्री मैटर होना चाहिए था। जुडिशरी को रिफॉर्म करना पॉलिटिशियंस की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ख़ुद जुडिशरी को सियासत का खेल का मैदान बना लिया। हर पॉलिटिशियन थोड़ी सी भी रिलीफ के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जाया करता है। इवन बहुत से केसेस में पिछले दौर में बंदयाल साहब के अंडर ये कमेंट सुनने को मिले कि आप कोई तो मामला ख़ुद हल कर लें, या सारा कुछ मुल्क की सियासत हमने ही चलानी है बैठ के। तो इन्होंने जिस तरह से पॉलिटिसाइज़ किया जुडिशरी को, स्पेशली हिस्ट्री के अंदर 58(2)B की तरह की लेजिस्लेशंस के तहत, इसके अलावा अदालतों के अंदर जो पॉलिटिकल विच हंटिंग का इस्तेमाल अनफॉर्चुनेटली कोर्ट्स का हुआ उसके तहत, तो बड़ी डार्क और चेकर्ड हिस्ट्री है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मेल फंक्शनिंग जुडिशरीज़ में से एक जुडिशरी है, और मैं नहीं समझता कि काजी साहब तनहा वो जो पाकिस्तान में एक अनफॉर्चुनेटली मेंटालिटी है ना कि ग्रेट मैन मिथ कहते हैं जिसको, कि एक अजीम आदमी आएगा वो तमाम मसाइल का हल कर देगा, वो तमाम बुरे लोगों को हटा देगा और वो हर किस्म की रिफॉर्म अकेला कर देगा, एक नेपोलियन बोनापार्ट आ जाएगा इस तरह का। ऐसा होता नहीं है। मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में जो सिस्टम होता है, सिस्टम कहते ही उस चीज़ को हैं जो बग़ैर ह्यूमन इंटरवेंशन के स्मूथली चलता रहे। यहाँ पर सिर्फ सिस्टम को चलाने के लिए डंडा चाहिए होता है और वो लॉन्ग लास्टिंग कभी भी नहीं होता। तो हमें जो रिफ़ॉर्म चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामेंट्री रिफ़ॉर्म हो सकती है, वहाँ से आ सकती है, और वहाँ से तब आएगी जब पॉलिटिशियंस ये पोलराइजेशन के माहौल को ख़त्म करेंगे, इस पर पानी डालेंगे इस आग पे जो लगा रखी है इन्होंने लंबे अरसे से। तो काउंटर प्रोडक्टिव है, और एक आदमी से इतनी एक्सपेक्टेशन करना मुझे नहीं लगता पॉसिबल होगा। उसकी वजह यह है कि उनके लिए बड़ा चैलेंज कोर्ट के अंदर ही एग्जिस्ट करता है कि उन जजेस का क्या करना है जो कि वो नहीं चाहते वहाँ पर हों। जिस तरह से वो आए गए उससे भी उनको इख्तलाफ था, और पिछले दौर के अंदर 1.5 साल तक किसी बेंच का वो खुद हिस्सा नहीं बने। उनके अपने अगेंस्ट रेफरेंस इसी कोर्ट से आया, जिस पे बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप के ग्रुप्स जो बने हुए हैं उसमें मैसेजेस किए कि हमें इसके ख़िलाफ़ बोलना चाहिए। बेंच के किसी मेंबर ने जवाब नहीं दिया आगे से, तो ख़ुद रिस्पांस नहीं दे रहे थे अपने ही अगेंस्ट अटैक को, तो कैसे हम एक्सपेक्ट करें कि वो तनहा सारे मसाइल हल कर लेंगे? ये फार फेच्ड है और उनका टेन्योर भी कम है। तो क्या ये भी कहीं इफ्तिखार चौधरी साहब की तरह तो नहीं नज़ीर कारी साहब साबित होगा कि बड़ी एक्सपेक्टेशन थी इफ्तिखार चौधरी साहब से, और फिर एक्सपेक्टेशन की वजह से वो होता था कि अखबार के तराशे लेकर आते थे कि जी अखबार में खबर छपी है, सो मोटो ले लिया, और तो वो हमने दौर देखा और बड़ी उम्मीदें थी उस वक्त कि पता नहीं क्या हो जाएगा, ये इंसाफ का बोलबाला होगा, लेकिन हमने उल्टा बड़ी तबाही देखी उस दौर के बाद। मेरे ख्याल में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है। पर एक बड़े दानिश्वर ने कहा है कि पहले ट्रेजिडी के तौर पर, बाद में कॉमेडी के तौर पर अपने आप को दोहराती है, लेकिन ये हमारे यहाँ इस बात पर सादिक नहीं आएगी। और जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब, मुझे बहुत अफसोस से ये बात कहनी पड़ती है कि वो ख़ुद PCO जज थे और आखिर वक्त तक उन्होंने आइन पर हल्फ नहीं उठाया था। उन्होंने जब PCO के तहत हल्फ उठाया था, जब उन्होंने जनरल मुशर्रफ के पहले PCO पर हल्फ उठाया, और जब आइन को एब्रोगेशन का उन्होंने वो इंडेमिनिटी दी, उस पर उनको वो किया, तस्दीक कर दी और उन्हें अख्तियार दिया कि जनाब आइन में तरमीम भी कर सकते हैं आप। इफ्तिखार चौधरी साहब वाज द पार्ट ऑफ दैट बेंच, और उसमें बहुत कम लोग थे, कम लोग नहीं थे, बड़े लोग थे जिन्होंने इनकार किया था कि हम नहीं देते हैं अख्तियार, और उन्होंने अलहदा हो गए थे। 4 जजेस थे जो अलहदा हो गए थे, तो इन्होंने ये वहाँ बैठे रहे थे और इनने सारा कुछ किया था, मान लिया था, अख्तियार भी
नजरिया ज़रूरत को भी मान लिया था और फिर हीरो बनकर आए। जब हीरो बनकर आए तो जिन लोगों ने आइन के तहत हल्फ उठाया उनको अदालतों से बाहर भेज दिया और ख़ुद बैठ गए और ख़ुद उन्होंने आइन के तहत हल्फ नहीं उठाया। तो वो तो इनका बिल्कुल अलग मामला है। मैं समझता हूँ कि काजी फायज़ ईसा को शायद एक चीज़ हमेशा वो करेगी, हॉन्ट करती रहेगी कि वो एक बड़े बाप के बेटे हैं और उनका एक बड़ा बैकग्राउंड है। काजी ईसा पाकिस्तान की तहरीक के एक बड़े आदमी थे और कैद आज़म के उन रुफ़का में थे जिनका बलूचिस्तान में भी एहतराम था और यहाँ भी था और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में भी एहतराम है। तो हम उनसे अच्छी उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हालात नहीं हैं ऐसे जैसे मुज़म्मिल साहब कह रहे हैं। मुझे बिल्कुल लग रहा है कि हालात ऐसे नहीं हैं कि जनाब वो किया जाए, लेकिन ये भी नहीं है कि ये पूरे का पूरा सुप्रीम कोर्ट, हमें तमाम जजेस का एहतराम है, तमाम हम दिल से एहतराम करते हैं, हमारे पास एहतराम के अलावा और कोई है भी नहीं। लेकिन ये तो हमारे सामने की बात है ना कि हम दुनिया के 145 ममालिक की अदलिया से नीचे हैं। हमारी कारकर्दगी जो है उस हमसे बेहतर जो है वो 144 से ज़्यादा और अदालतें हैं जो हमसे बेहतर हैं इस दुनिया के इस पूरी रूए ज़मीन के ऊपर। तो ये हमारी सूरत हाल है और हमारे यहाँ अगर जिस तरह से सो मोटो के ज़रिए पूरे की पूरी कार्रवाइयाँ होती रही हैं, बुला लो उसको, लिटा दो उसको, बुठा दो उसको, ये सब कुछ होता रहा है ना, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर एक कभी भी कोई किसी के सामने ये अगर ये पार्टियाँ ये मनसूबा लेकर आएँ कि जनाब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग होगी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल का मैटर देखेगी, पाकिस्तान के जो दीगर तमाम लीगल और तमाम क्रिमिनल केसेस हैं और जो सिविल केसेस हैं उनको सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बिल्कुल अलग कर दिए जाएंगे। तो शायद अगर कोई इस मंशूर के साथ इलेक्शन लड़े तो चीज़ें और ज़्यादा मुख्तलिफ तरफ चली जाएंगी। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इसमें पोलराइज कर दिया गया है और हमारे सामने है। हम जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब की अदालत में हम खुद गए हैं, उसामा आप भी हमारे साथ रहे हैं। जी बिल्कुल। और हम इस सारे अमल को देख चुके हैं कि किस तरह से चीज़ें होती रही हैं और हमने इंतहाई काबिल एहतराम 2 जज साहबान जो साबिक चीफ जस्टिस थे और जस्टिस एजाज़ुल एहसन को भी हमने देखा है साकिब निसार साहब के साथ उनकी कोर्ट में बैठे हुए। लेकिन वो बहुत सी चीज़ें हमारी सियासी मामलात के और बहुत सी चीज़ें जो मीडिया ने आकर अट्रैक्शन पैदा किया और मैं नहीं कहता किसी और के बारे में, लेकिन मैं काजी फायज़ के बारे में ये कहता हूँ कि वो इस तरह से पब्लिसिटी का उनको शौक़ नहीं है, बल्कि मीडिया के बारे में कोई ज़्यादा उनका रवैया खैर मकदम का नहीं होता है। वो ये तो हुआ है कि उन्होंने लाइव नशरियात की हैं, लेकिन मजमूई तौर पर वो मैटर की तरफ जाएंगे कि चीज़ें हल हों। भाई कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा बोझ रखा हुआ है, इसको कम करना है, सही, इसको ज़रूर कम करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।